हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी बच्चा जिस टाइम पे वीडियो को देख रहे हो उसी टाइम मेरा अभिवादन आप लोग स्वीकार कीजिएगा बच्चों। चलो बच्चों लास्ट का जो वीडियो था उसके अंदर अपन लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर अपन ने निकाला था, वहां तक अपना सफर चला था बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर। आज का जो लेक्चर है उसके आगे का सफर जो अपन शुरू करते हैं मेरे बच्चों ना। देखो आज का जो सफर है अपना वो स्टार्ट होगा मेरे बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर से, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर से अपने स्टार्ट करेंगे। अब देखो बेटा वैसे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है ना कितने भी टाइप्स के अपन पढ़ ले मेरे बच्चों, लेकिन यह है कि बहुत से इसके प्रकार होते हैं, लेकिन अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ वेक्टर उनका अपन स्टडी करेंगे मेरे बच्चों ना। जैसे पहला बेटा, अब देखो बेटा एक चीज आप बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि वेक्टर जो होता है उसके पास में दो चीज होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा और एक क्या होती है बेटा उसके पास में उसकी डायरेक्शन होती है। ये चीज आप बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होनी भी चाहिए। और इसके साथ साथ में आपको जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर अपने निकाला था बेटा तो उसमें अपने शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको याद ही होगा मेरे बच्चों। शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट कि अपन वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह अपन शिफ्ट करते हैं मेरे बच्चों, है ना। खैर उन सब चीजों को अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। खैर मैं भूल गया, सब बच्चे बढ़िया होंगे, है ना, अच्छे होंगे सब बच्चे, उम्मीद करता हूँ जरूर से अच्छे होंगे मेरे बच्चे, है ना। खैर अच्छा बेटा अब देखो पहले अपन पढ़ेंगे बेटा इक्वल वेक्टर। देखो बेटा अगर इक्वल वेक्टर का नाम अगर अपने को सुनने को मिले ना, क्या इक्वल वेक्टर नाम सुनने को मिले, इक्वल का मतलब बराबर, है ना, इसको हिंदी में अपन बोलेंगे समान सदिश। इक्वल नाम सुनने को मिले ना बेटा इसका मतलब है कि बराबर के हैं। 2 सदिश, 3 सदिश, 4 सदिश, 5 सदिश, 6 सदिश, 7, 8, 9, 10 जितने भी सदिश दे रखे हैं वो सब के सब बराबर हैं। अब बराबर क्या होगा सदिश में, बराबर में उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि डायरेक्शन बराबर होंगे। तो बेटा देखो वेक्टर के पास में दो चीज है, उसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास में डायरेक्शन भी है, तो दोनों चीजें इक्वल होना जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड एंड कोई भी दो वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल नहीं काम में लेते हैं, सेम अपन काम में लेते हैं। सेम डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, सेम, बस इतनी प्रॉपर्टी है। अब एग्जाम्पल के अगर द्वारा समझो मेरे बेटा तो थोड़ा आप बच्चों को बिल्कुल डायरेक्शन का तो बताया है बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दैट्स योर साउथ बेटा। अब दो वेक्टर ऐसे हैं बेटा, ये मान लो कि ए वेक्टर ऐसे है बेटा आपके पास में और ये मान लो कि 10 मीटर है और किधर जा रहा है मेरे बेटा, ये ईस्ट में जा रहा है बेटा। दूसरा वेक्टर है अपने पास में बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड बराबर, ये भी 10 का तो ये भी 10 का, 10 मीटर और ये भी किस में मेरे बेटे, ईस्ट के अंदर। जरा देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या, बिल्कुल मैग्नीट्यूड इक्वल है, 10 मीटर इक्वल है। डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर हैं। या फिर बेटा देखो और कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे नॉर्थ का लेते हैं, एक वेक्टर ये मेरे बेटे आपके पास में ए वेक्टर और ए वेक्टर है आपके पास में 20 मीटर का, या फिर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले लो बेटा किसी की। ये दूसरा वेक्टर है बेटा अपने पास में, ये लो, ये बी वेक्टर है अपने पास में, ये भी कितना है 20 मीटर पर सेकंड का है। देखो ये किधर जा रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है, ये इसके नॉर्थ डायरेक्शन है, इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है भाई, नॉर्थ और नॉर्थ, ये भी नॉर्थ में जा रहा है, ये भी नॉर्थ में जा रहा है, ये भी नॉर्थ में। मैग्नीट्यूड इसका भी 20, इसका भी 20, डायरेक्शन नॉर्थ, इसकी भी नॉर्थ। इसका मतलब दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर हैं। अगर और भी एग्जांपल लेना चाहो, किसी एट एंगल पे ये बेटा एक्स एक्स के साथ में कितने डिग्री पे बेटा, 30 डिग्री पे ए वेक्टर और ये कितना है बेटा आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड है आपके पास में। ऐसे ही अपने पास में कोई दूसरा वेक्टर है, ऐसे कोई दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर अपने पास में बी है, ये एंगल 30 डिग्री है और बी वेक्टर भी कितना है 5 मीटर पर सेकंड है आपके पास में। दोनों में क्या है, एक्स के साथ में ये वाला एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री इसकी डायरेक्शन, ये भी कितना बना रहा है बेटा 30 डिग्री बना रहा है। मैग्नीट्यूड इसका कितना है 5, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो इस प्रकार की वेक्टर बेटा जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन सेम हो, तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे इक्वल वेक्टर का, ये रेड वाला दिखाई दे रहा है क्या भाई सब कैमरामैन जी, सर ज्यादा नहीं दिख रहा, सर ज्यादा नहीं दिख रहा, ठीक है, इट्स ओके। तो इनको अपन रिप्रेजेंट करने का तरीका अपना जो होगा वो यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ बेटा, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर,
ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी क्या है, दोनों की बराबर है। इट्स ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर हो गया। अब अनइक्वल किसको कहेंगे बेटा, जैसे सेकंड पार्ट में अपन ले ले अनइक्वल, तो बेटा या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो तो वो अनइक्वल वेक्टर बन जाएंगे। मतलब दोनों में से कोई सा भी एक अगर सेम नहीं हो, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो भी वो अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा, असमान सदिश, और डायरेक्शन अगर सेम नहीं तो भी वो अनइक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, देखो बेटा अनइक्वल वेक्टर, अगर अनइक्वल वेक्टर की अपन बात करें तो m जो है और d दो चीजें हैं बेटा, एनी वन डिफरेंट, या तो कोई सा भी अगर एक डिफरेंट हो गया बेटा तो अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। हो सकता है कि दोनों डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड भी अलग हो, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो बेटा, तो वो अनइक्वल की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे एक वेक्टर बेटा ये बनाया अपन ने, देखने से मालूम पड़ जाएगा, एक वेक्टर ये बनाया बेटा, ये बनाया, क्या है दोनों में खासियत, दोनों में खासियत ये है इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है, डायरेक्शन तो सेम है बेटा दोनों की, इसकी और इसकी डायरेक्शन तो सेम है, बट मैग्नीट्यूड जरा देखो, इसका मैग्नीट्यूड इतना, इसका मैग्नीट्यूड इतना, ये अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो ये कहीं ना कहीं बेटा इससे बहुत बड़ा है, 10 मीटर पर सेकंड है, इसमें मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है बेटा, इसके अंदर 5 टाइम्स ज्यादा है बेटा ये, तो ये अनइक्वल की कैटेगरी में आ गए। मतलब एक भी कोई भी अलग होगा तो मेरे बेटा ना। अब अगर और बात करें, ये लो मेरे बेटे, ये v1 वेलोसिटी है और ये है आपके पास में 30 मीटर पर सेकंड बेटा, और ये इधर जा रही है, इधर जा रही है 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, ठीक है। एक दूसरी है बेटा अपने पास में, ये जा रही है, ये v2 और v2 का जो वैल्यू है वो 30 मीटर पर सेकंड है और ये जा रही है ईस्ट में। जरा बताओ बेटा दोनों इक्वल है अनइक्वल है? सर अनइक्वल होंगे, क्यों? ये एक्स के साथ में कितने डिग्री पे जा रही है, 30 डिग्री के ऊपर जा रही है, ये 30 डिग्री के ऊपर जा रही है, ये एक्स के साथ में कितने डिग्री पे जा रही है, 0 डिग्री पे जा रही है, या फिर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है, आप ऐसा ही बोल सकते हो। तो ये अनइक्वल वेक्टर हो गए बेटा, किसकी वजह से? ये मैग्नीट्यूड की वजह से अनइक्वल हुआ है और ये डायरेक्शन की वजह से क्या हुआ बेटा, अनइक्वल हुआ। बाकी मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम ही है। को खैर इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये बात ध्यान में होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक होना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ओके नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट में बात करें अपन लोग, ठीक है, तो अपने पास में नेक्स्ट में नंबर 3। देखो बेटा बहुत सारे वेक्टर बहुत से हैं, लेकिन अपन बात करेंगे जीरो वेक्टर। अब देखो जीरो जो होता है वो वेक्टर होता है कि नहीं होता है, ये बड़ा एक पेचीदा मामला है, ठीक है, लेकिन साइंस को समझने के लिए इजी कर दिया जाता है इसको। देखो जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर बेटा वो वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो मेरे बेटे, 0 हो, और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, डायरेक्शन अनडिफाइंड है, मतलब डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है बेटा इसकी, है ना बेटा, ऐसा भी नहीं कह सकते डायरेक्शन होती नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका 0 होता है, डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। अब जीरो वेक्टर मतलब लिया क्यों गया इस जीरो वेक्टर को, मतलब दिमाग में क्यों आया, क्यों जीरो को जीरो वेक्टर बोला गया? देखो बेटा थोड़ा सा सुनना बेटा, जिसका पहली बात तो जिसका मैग्नीट्यूड 0 है बेटा, 0 मैग्नीट्यूड है, मतलब आप सुनना बेटा, ये वेक्टर ए है, या फिर थोड़ा और अपन ठीक ठाक से करें तो देखो थोड़ा सा, देखो ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये मान लो कि बेटा ए है, और ये इसका फाइनल बी पॉइंट है, क्योंकि हर वेक्टर में 2 पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट होता है बेटा इसका इनिशियल, जानते ही बेटा, और ये पॉइंट कौन सा होता है बेटा, इसका फाइनल होता है। ये एक हेड हो गया और क्या हो गया बेटा, हेड, और ये क्या होगा, टेल हो गया बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट 2, या फिर टर्मिनल पॉइंट भी इसको कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी इसको अपन बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी इसको अपन बोल सकते हैं मेरे बच्चों, है ना। जरा देखो ये इसकी लेंथ जो है वो इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, लेंथ मैग्नीट्यूड को इसको शो कर रही है। अब अपने क्या बोला कि जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 0 हो। 0 का मतलब ये इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, अगर 0 करना है तो बेटा क्या दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हो जाएंगे? बिल्कुल, ये पॉइंट इनिशियल और यहीं पे कौन होगा, इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया अपने पास में, जीरो वेक्टर, मतलब इसकी लेंथ को 0 करना है, मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब इसकी लेंथ को 0 करना है। ये इनिशियल, ये फाइनल, इनिशियल और फाइनल दोनों क्या आ गए बेटा,
ये इनिशियल और ये फाइनल दोनों क्या आ गए बेटा, दोनों एक ही जगह पे आ गए, ऐसे एक ही जगह पे आकर तो जीरो वेक्टर हो गए। लिखने का तरीका क्या हो गया कि वो वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक हो बेटा, जीरो वेक्टर कहलाता है। तो ये इनिशियल यहीं पे इनिशियल और यहीं पे क्या है बेटा, इसका फाइनल है बेटा मेरे बच्चों। अच्छा ठीक बात है, थोड़ा सा समझते हुए चलना बेटा ना, थोड़ा सा समझते हुए इसको चलना। अब बात आती है बेटा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जिसके एक हो, मतलब ए वेक्टर भी इनिशियल था। इस वेक्टर को लिखने का अपना तरीका क्या होता है, क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, ए बी वेक्टर, बिल्कुल ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ। और मान लो ये कोई वेक्टर पी है बेटा, तो ए बी वेक्टर बोल दो, चाहे इसको पी वेक्टर बोल दो। बात तो एक ही, मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, इनिशियल और ये फाइनल। तो इसको लिखने का तरीका ए बी वेक्टर इक्वल, ए बी वेक्टर है बेटा, या फिर इसकी लेंथ पी, तो पी वेक्टर भी अपन इसको डिनोट कर देते हैं। अब इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट हो गए बेटा, इसलिए इनिशियल भी ए है, इनिशियल भी ए है, ये कौन सा था, फाइनल, ये इनिशियल, ये कौन सा होता है बेटा, फाइनल। अब इसका इनिशियल भी ए है और फाइनल भी ए है, तो ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर क्या हो गया आपका, जीरो वेक्टर हो गया। तो अगर कहीं पर भी बेटा जीरो वेक्टर, तो समझ गए होंगे जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता हो वो जीरो वेक्टर कहलाता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, तो अगर कहीं भी मेरे बच्चों को ऐसा दिखता है ए वेक्टर, तो वो कौन सा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर। बी वेक्टर तो कौन सा वेक्टर होगा, जीरो। सी वेक्टर जीरो वेक्टर, ठीक है बेटा। डी वेक्टर कौन सा वेक्टर है बेटा, ये जीरो वेक्टर है। पी वेक्टर मैं बोलूँ जीरो वेक्टर है। क्यू वेक्टर कौन सा है, जीरो वेक्टर। तो इस प्रकार से जो कोई वेक्टर अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो वेक्टर कौन सा होगा बेटा, जीरो वेक्टर होगा। क्यों होगा जीरो वेक्टर, समझ गए, क्योंकि ये होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये कौन सा होता है, फाइनल। ये इनिशियल और ये कौन सा होता है, फाइनल। तो जिसके इनिशियल और फाइनल एक ही हो जाते हैं ना बेटा, तो वो क्या बन जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो हो गया। अब बात रही डायरेक्शन की, तो देखो बेटा मैं आपको दो बातें बताता हूं कि अगर इसको स्केलर मान लें तो क्या होगा। जैसे ए वेक्टर है बेटा आपके पास में, ए वेक्टर प्लस जीरो, एक तो मैंने ये लिखा, एक लिखा ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर। अब दोनों में अंतर है बेटा, देखो ये वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर आप क्या क्या ऐड कर रहे हो बेटा, स्केलर। अगर इस पे वेक्टर नहीं है इसका मतलब स्केलर है, तो ये तो बेटा वेक्टर है, ये आपके पास में स्केलर हो गया। अब बोलने को ये बोलेंगे, बोले भाई साहब वेक्टर में तो वेक्टर ही ऐड होता है, वेक्टर में तो वेक्टर ही ऐड होता है, वेक्टर के अंदर स्केलर कैसे ऐड कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है। इसलिए इस लफड़े को खत्म करने के लिए, सिर्फ इस लफड़े को खत्म करने के लिए कि भाई वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होता है, ताकि कहीं कोई नया रूल अपने को नहीं बनाना पड़े, इसके लिए वेक्टर में अगर वेक्टर ही ऐड होता है, वेक्टर में वेक्टर ही सब्ट्रैक्ट होता है। भाई वेक्टर में वेक्टर ही तो ऐड होगा, वेक्टर ही क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट होगा बेटा। इसके लिए इस जीरो को स्केलर ना मान के क्या मान लिया गया बेटा, वेक्टर मान लिया गया। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर कितना आएगा बेटा, ए वेक्टर ही आएगा। ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर कितना आएगा बेटा, ए वेक्टर ही आएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जीरो जो है वो स्केलर नहीं है, जीरो को वेक्टर में कंसीडर किया जाता है, होता नहीं, एज्यूम किया जाता है वेक्टर के अंदर इसको, ताकि ये लफड़ा नहीं रहे। क्योंकि वेक्टर में स्केलर ऐड नहीं होता है, सदिश में अदिश जो है वो जुड़ता नहीं है मेरे बेटे, सदिश में सदिश ही जुड़ता है, वेक्टर में वेक्टर ही जुड़ता है, इसलिए इसको अपन वेक्टर मान के चला जाता है। अब लेंथ होती नहीं है, मैग्नीट्यूड होता नहीं है, इसलिए इसके डायरेक्शन को डिफाइंड किया नहीं जाता है। मिलता कैसे है बेटा, ये मिलने का बड़ा सीधा तरीका है बेटा। देखो बेटा ए वेक्टर है कोई भी, उसमें अगर मैं ऐड कर दूं किसके, उसके दूसरे नेगेटिव वेक्टर को, अभी नेगेटिव वेक्टर पढ़ाता हूं अभी थोड़ा सा। ए वेक्टर में अगर माइनस ए वेक्टर को मैं ऐड कर दूं तो कितना हो गया बेटा, ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर कितना मिला अपने को, जीरो वेक्टर मिला मेरे बेटे। इसी प्रकार बी वेक्टर, इसमें क्या ऐड कर दूं बेटा, मैं माइनस बी वेक्टर ऐड कर दूं तो कितना कौन मिलेगा बेटा, जीरो वेक्टर अपने को मिलेगा। बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर, इसको बोलते हैं इसका ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, अभी बताएंगे बेटा आप बच्चों को, इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो अगर किसी भी वेक्टर में ये वेक्टर ए, उसका नेगेटिव वेक्टर अगर अपन ऐड कर दें तो अपने को जीरो वेक्टर मिलता है मेरे बेटे। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर की अपन चर्चा करते हैं। दूसरा जीरो वेक्टर भी बोल सकते हो बेटा, इसको कभी कभी आप लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। कौन सा वेक्टर बेटा, नल वेक्टर भी कहते हैं। इट्स ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अच्छा बेटा अब जरा देखिएगा बेटा ना, बात कहानी अपन करते हैं आगे की बेटा ना। चलो नेगेटिव वेक्टर का है तो नेगेटिव वेक्टर ही बता दो, नंबर 4th या 5th जो भी है बेटा नेगेटिव वेक्टर।
नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, या फिर कभी कभी आपको अपोजिट वेक्टर भी इसका नाम बोल देते हैं, अपोजिट वेक्टर। ऐसे रटना नहीं है बेटा ना, रटना नहीं है। देखो इधर आओ, इधर आओ बच्चे लोगों, इधर आओ। देखो नेगेटिव बेटा, अपने वेक्टर में अगर दो वर्ड टर्म आपको सुनने को मिलती है ना, अगर नेगेटिव और अपोजिट, तो इनका वेक्टर के अंदर जो रोल जो होगा वो होगा डायरेक्शन से, डायरेक्शन से मीन होगा बेटा इनका। क्या कि अगर नेगेटिव वर्ड सुनने को मिलता है या फिर अपोजिट वर्ड अगर सुनने को मिलता है तो उसका रिलेशन हमेशा किससे रहेगा बेटा, डायरेक्शन से रहेगा। अब जरा देखो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है बेटा, देखो ये एक इधर तो दूसरा इसके अपोजिट इधर। अपन लोग बोलते नहीं क्या, बोला तू मेरा अपोजिट जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उसके अपोजिट चल रहे हो, है ना। ये बोलते ना बेटा देखो पढ़ना है बेटा, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप क्या हो गए, अपोजिट हो गए, है ना बेटा। वही बात है, होते नहीं हो, हमेशा नहीं होते हो, कभी कभार जब तैयारी नहीं होती है ना बच्चे लोगों की तब होते हो। खैर, तो नेगेटिव का मतलब अगर एक इधर है बेटा तो एक इधर है बेटा, नेगेटिव का एक ऊपर तो एक नीचे, या फिर एक ईस्ट में तो दूसरा नॉर्थ में नहीं, वेस्ट में। ये ईस्ट है तो ये क्या है, वेस्ट। एक ईस्ट में भागा तो दूसरा वेस्ट में, या फिर एक प्लस अक्स में तो दूसरा माइनस अक्स में, एक प्लस वाई में तो दूसरा माइनस वाई में, एक जेड में तो दूसरा माइनस जेड में। बेटा समझ गए होंगे, एक प्लस डायरेक्शन में और एक माइनस डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो देखो मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है। नेगेटिव वेक्टर उनको बोलते हैं बेटा जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है ना बेटा वो इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, बट डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट। क्या होती है, अपोजिट होती है। अच्छा जी बेटा जी, डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। आप कैसा भी बना दो बेटा, ये वेक्टर ए है, मान लो कि 10 मीटर का है, किधर जा रहा है ये बेटा, ये ईस्ट में जा रहा है। दूसरा अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर कहाँ होगा, अपोजिट वेक्टर ये रहा, ये बी वेक्टर, ये भी कितना होगा आपके पास में 10 मीटर होगा बेटा। तो अगर ये देखो बेटा ये किधर जा रहा है, अगर ये ईस्ट में जा रहा है तो ये किधर जा रहा है बेटा, वेस्ट के अंदर जा रहा है। ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये किधर जा रहा है बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एक वेक्टर ऊपर बना दो बेटा, सी वेक्टर। ये अगर आपके पास में सी वेक्टर तो ये कौन है बेटा आपके पास में डी वेक्टर। ये मान लो कि आपके पास में 20 मीटर है और ये भी कितना आपके पास में 20 मीटर है। तो ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड देखो 10 मीटर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बिल्कुल सर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। एक इधर भाग रहा है तो दूसरा इधर भाग रहा है, ऐसे दोनों एक इधर भाग रहा है बेटा। ये देखो सी और डी को देखो, सी भाग रहा है नॉर्थ में तो ये किधर भाग रहा है, साउथ में। इसका भी 20 है मैग्नीट्यूड, इसका भी 20 है, मतलब एम इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है बेटा इनकी। तो क्या ए और बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। देखो अगर यहाँ पे प्लस कर दूंगा बेटा मैं तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे बेटा, ये ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। माइनस कर दिया इसका मतलब है कि ए और बी दोनों बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या दोनों की अपोजिट है, एक दूसरे की अपोजिट है। या फिर ऐसा लिख दूं बेटा मैं कि सी वेक्टर इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस का डी वेक्टर। ये भी सही है, सी वेक्टर इक्वल टू माइनस का डी वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। अब सुनना मेरे बेटे, अपोजिट वेक्टर के बीच में या फिर नेगेटिव वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है। मेरे खूबसूरत बच्चों को बातें बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ। ये वेक्टर ए आपके पास में और ये वेक्टर कौन है मेरे बेटे, बी। बताओ बेटा क्या टेल से टेल मिला हुआ है, टेल से टेल मिला हुआ है। ये एंगल कितना है बेटा 180, तो ये भी कितना है मेरे बेटे 180 का है। बोलो अपन लोग जो है वो मिनिमम एंगल को चूज करेंगे, मिनिमम कोई सा भी एक ही है, चाहे ऊपर वाला चूज करो चाहे नीचे वाला। तो 180 डिग्री जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो नेगेटिव वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा, 180 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, इक्वल वेक्टर के बीच में कितना होता है, अगर आपको याद दिलाऊं तो थोड़ा सा बैक में जाता हूं। इक्वल वेक्टर के बीच में, इक्वल वेक्टर में क्या मेरे बच्चों डायरेक्शन सेम होती है। ये देखो डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो एंगल कितना होगा इनके बीच में, देखो मैं करके दिखाऊं। यहीं पे
यहीं पे मैं करके दिखाऊं, देखो ये वेक्टर, ये रहा मेरे बेटा ए वेक्टर, ये रहा कौन बेटा बी वेक्टर आपके पास में, ठीक है बेटा, इक्वल वेक्टर। क्या मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ में शिफ्ट कर सकता हूँ? इधर वाला विजिबल हो रहा है क्या? थोड़ा सा देखना इस, यस सर, यस सर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो जरा इस ए वेक्टर को उठा के चाहे तो मैं बी पे रख दूं, चाहे बी वाले को उठा के ए पे रख दूं। ये रहा मेरे बेटे ए वेक्टर, और इसी के ऊपर उठा के किसको रख दिया अपन ने, इसी के ऊपर उठा के किसको रख दिया अपन ने, बी वेक्टर को। क्या टेल से टेल मिल गया? बिल्कुल गुरुजी, टेल से टेल मिल गया। टेल से टेल मिलने के बाद में ये वाला कितना बन गया? 360 बन गया। कितना बचा बेटा आपको? मिनिमम कितना? ये तो पूरा के बाद 360 आ गया बेटा। मिनिमम कितना बचा बेटा? 0। इसका मतलब थीटा बराबर क्या है बेटा? 0 डिग्री। तो इक्वल वेक्टर जो होंगे उनके बीच में वो वेक्टर होंगे जिनके बीच में थीटा बराबर कितना होगा? 0। ये अभी याद रख सकते हो। और आपके पास में 0 वेक्टर समझ ही गए। नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे? नेगेटिव अपोजिट वेक्टर वो होंगे जिनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा मेरे बच्चों। इट्स ओके, थोड़ा आ रहा होगा बेटा ध्यान में। नेक्स्ट अपन लोग चलेंगे, है ना बेटा। नेक्स्ट में आप लोग कितने भी टाइप पलटो बेटा, है ना। नंबर 5th 6th जो भी है आप लोग थोड़ा देख लेना बेटा इसको। 5th 6th जो भी होगा आपको मैं बताता हूँ बेटा। कोलिनियर वेक्टर, है ना। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है को लीनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर बेटा देखो मैथमेटिक्स में एक चीज और पढ़ते हो, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स सुनना बेटा। देखो बेटा कोलिनियर वेक्टर या कोलिनियर पॉइंट्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो को का मतलब बेटा हमेशा होगा कॉमन। को का मतलब कॉमन, और लाइन का मतलब लाइन, कॉमन जोड़ो लाइन। जो कॉमन लाइन के ऊपर पॉइंट का मतलब आपका पॉइंट हो ही गया बेटा। ऐसे इसको समझिएगा। कोलिनियर वेक्टर्स, को का मतलब बेटा कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, को लीनियर का मतलब लाइन हो गए बेटा आपका, लाइन सेगमेंट हो गए, प्लस वेक्टर हो गए। वेक्टर है तो वेक्टर हो गए आपके पास में। कॉमन जोड़ लाइन जोड़ पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट्स जो कॉमन लाइन पे हो, एक ही लाइन के ऊपर हो, एक कॉमन लाइन के ऊपर हो, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कोलिनियर पॉइंट है? एक ही लाइन के ऊपर है। अगर दोनों को मैं मिलाऊं तो दोनों एक ही लाइन पे बनेंगे बेटा। क्या ये पॉइंट ये पॉइंट क्या कोलिनियर पॉइंट हो सकते हैं? जी सर बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों को एक लाइन से मिलाओ, एक ही लाइन के ऊपर दोनों आएंगे मेरे बेटे। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कोलिनियर है? दोनों को मिलाओ, एक ही लाइन के ऊपर दोनों आ रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे बेटा। ये दो पॉइंट थोड़ा सा याद रखना बेटा, दो पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं बेटा। दो पॉइंट जो होंगे इस यूनिवर्स में, तुम कहीं भी बना लो, कहीं पर भी बना लीजिएगा, दो पॉइंट जो होंगे वो हमेशा कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे। 3 पॉइंट की अगर बात करूं, 3 पॉइंट 1 2 3 पॉइंट की बात करूं, मिलाइए तीनों को। बिल्कुल सर मिला दिया। क्या एक ही लाइन के ऊपर है? बिल्कुल। ये मिला दूं? बिल्कुल मिला दीजिए। क्या एक ही लाइन के ऊपर है? बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर है। लेकिन ये तीनों पॉइंट देखिएगा, 1 2 3, इन पॉइंट को देखो, क्या ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं? या तो ये और ये एक लाइन पे आ सकते हैं, या फिर ये और ये एक लाइन पे आ सकते हैं, या फिर ये और ये एक लाइन पे आ सकते हैं। तीनों के तीनों एक ही लाइन पे नहीं आ सकते। नॉट लाई ऑन ए कॉमन लाइन, एक ही लाइन पे नहीं आ सकते। इसलिए 3 जो होंगे बेटा, 3 पॉइंट जो होते हैं, 3 पॉइंट वो कोलिनियर हो भी सकते हैं, देखो हो भी सकते हैं, और कोलिनियर नहीं भी हो सकते। बट दो जो पॉइंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? कोलिनियर होंगे बेटा। समझिएगा बात को। ये पॉइंट दोनों को लाइन से मिला दिया, कोलिनियर। एक इधर आपके पास में पॉइंट है, एक मेरे पास में पॉइंट है, दोनों को एक लाइन से मिला सकता हूँ, दोनों को लाइन से मिला सकता हूँ। एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों लाइन से मिला दो। दो पॉइंट जो होंगे इस यूनिवर्स में हमेशा एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। बट 3 जो पॉइंट होंगे वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। 4 भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 4 का भी वही सेम एग्जाम्पल है, 1 2 3 4। अगर कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है तो बेटा ये कोलिनियर हो जाएंगे, एक लाइन के ऊपर हो जाएंगे, एक लाइन पे। लेकिन अगर 4 पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे मिलाए हुए हैं तो ये कोलिनियर कभी नहीं होंगे बेटा। कोलिनियर ये दोनों एक लाइन पे, ये दोनों एक लाइन पे, ये दोनों एक लाइन पे, ये दोनों एक लाइन पे। मतलब
कहने का मतलब ये है कि 2 की तो श्योरिटी है, कोलिनियर होंगे, 3 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, 4 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, 5 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब सेम चीज आप लोग समझिएगा वेक्टर के अंदर बेटा। वेक्टर कॉमन का मतलब कॉमन, एक लाइन, कॉमन लाइन का मतलब एक ही लाइन होनी चाहिए। वेक्टर मतलब वेक्टर, वो वेक्टर जो एक ही लाइन के ऊपर हो। अब वेक्टर में एक चीज बेटा जरूर आपको आनी चाहिए, सब बच्चों को मालूम है, ये जो वेक्टर है बेटा अपने पास में, ये वेक्टर ए, ये पॉइंट ए और टर्मिनेट पॉइंट क्या है इसका, बी है। इस पॉइंट को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं चाहे मैं आगे एक्सटेंड करूं, मैं पूछूं, अगर यहां से देखोगे तो मैं पूछूं बेटा ये वेक्टर कहां से आ रहा था, आप बोलोगे सर इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था। अगर आप लोग यहां खड़े होकर देखोगे तो क्या बोलोगे, ये वेक्टर कहां जा रहा है, सर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है। यहां खड़े होकर देखोगे, फिर मैं पूछूं ये वेक्टर कहां से आ रहा है, बोलोगे सर इधर से आ रहा है। तो एक वेक्टर को पीछे एक्सटेंड करने से या फिर आगे एक्सटेंड करने से जो लाइन आपकी मिलती है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन ऑफ सपोर्ट भी बोलते हैं और लाइन ऑफ एक्शन भी बोल दिया करते हैं। लाइन ऑफ सपोर्ट या फिर लाइन ऑफ एक्शन, हिंदी में क्रिया रेखा बोलते हैं इसको ना, हिंदी में क्रिया रेखा बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा। तो लाइन ऑफ सपोर्ट बोल दो बेटा, चाहे लाइन ऑफ एक्शन बोल दीजिएगा आप लोग। इस चीज का इंपॉर्टेंस आएगा और बहुत बड़ा रोल है बेटा इसका। लाइन ऑफ सपोर्ट कहने को एक छोटा सा है, लाइन ऑफ एक्शन छोटी सी पॉइंट है, लेकिन जब मैकेनिक्स सब पढ़ते हैं ना बेटा, और अच्छे स्टैंडर्ड पे जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आप लोग मैकेनिक्स है ना बेटा, एनएलएम जब अपन लोग करेंगे ना बेटा, तब इसका इंपॉर्टेंस आएगा कि यार लाइन ऑफ सपोर्ट का टॉर्क पढ़ेंगे तब लाइन ऑफ एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आएगा। एक बेहतरीन मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब आपको इसका बिल्कुल नजारा दिखाएंगे आपको एक अच्छा वाला बेटा, है ना। लाइन ऑफ एक्शन बेटा, अब देखो कॉमन लाइन जो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो, देखो एग्जांपल सुनना बेटा, अब एग्जांपल करते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ बेटा। देखो एक ही लाइन के ऊपर ये वेक्टर ए, अब मैग्नीट्यूड इक्वल है कि नहीं है, डायरेक्शन का क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। अब सिर्फ इसमें देखो एक लाइन, देखो ये कॉमन लाइन पे होनी चाहिए, कॉमन लाइन पे होनी चाहिए, एक लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर आपके पास में बी, क्या दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, जरा देख लो। इसकी लाइन ये रही, इसकी लाइन ये रही, इसकी भी लाइन ये रही, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझसे बने, ये रही बेटा। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर ये लाइन, एक ही लाइन, ठीक है। इस वेक्टर की लाइन कौन सी, इस वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट ये रही, ये पे लाइन ऑफ एक्शन, इस वेक्टर की भी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये तीसरा वेक्टर सी वेक्टर डाल दिया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ सपोर्ट ये होगी। क्या तीनों वेक्टर जो हैं वो क्या एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या फिर एक लाइन के ऊपर पड़े हैं, बिल्कुल सर पड़े हैं, इसलिए तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर वेक्टर। अब इस कंडीशन में अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का अगर मैं आपको एंगल पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अभी बता के आया हूं बेटा आपको, एक के डायरेक्शन में जब वेक्टर हैं, उठा के इसको मैं देखो यहाँ शिफ्ट करूंगा, फिर इसको उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो 360 बनेगा, दूसरा बनेगा 0, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो इस केस के अंदर थीटा कितना है बेटा 0 डिग्री है। चलते जाना आगे इसको। अच्छा बेटा ये दोनों वेक्टर अभी मैंने बताया, ये वेक्टर ए और इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट या फिर लाइन ऑफ एक्शन ये रही, ये आपके पास में वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों एक ही लाइन पे हैं, बिल्कुल एक ही लाइन पे हैं। दूसरा एग्जांपल, क्या ये दोनों वेक्टर भी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर आपका बी, मेरे बच्चे वीडियो को पॉज करके और ये बताएंगे क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है, वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे। तो देखो मेरे बेटे दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, बोलोगे सर नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है, गलत बात है बेटा। आपको एक बात बताएगी कि एक वेक्टर को आप लोग शिफ्ट कर सकते हो जहां तुम्हारी मर्जी हो। ये तुम्हारा वेक्टर ए है बेटा, ये तुम्हारा वेक्टर ए है, क्या मैं इस वेक्टर बी को उठा के या फिर ए को यहाँ ले आओ या फिर बी को यहाँ ले जाओ, इस ए वेक्टर को बी वेक्टर को उठा के क्या या तो इसके ऊपर रख दूं या फिर क्या मैं बी वेक्टर को उठा के क्या मैं यहाँ रख दूं, बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख दूं, जरा देखो बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख दूं, क्या दोनों एक ही लाइन पे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन बेटा ये रही, ये रही, क्या दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर हैं, इसलिए दोनों के बीच में अब भी एंगल कितना है मेरे बेटे 0 डिग्री है, बिल्कुल, इसलिए दोनों एक ही लाइन पे हैं अब भी बेटा। ठीक है, नंबर 3rd एग्जाम्पल बेटा, क्या ये वेक्टर
ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी क्या दोनों बेटा कोलिनियर वेक्टर हैं? बिल्कुल। आप बोलोगे सर कोलिनियर वेक्टर कैसे? इस वेक्टर को उठा के सर यहाँ रख दो, ये वेक्टर तुम्हारा डी वेक्टर है सर, और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी या फिर लाइन ऑफ सपोर्ट है ये रही। सी वेक्टर को उठा के यहाँ एक्सटेंड कर दूँ सर, ये लो सी वेक्टर को उठा के यहाँ एक्सटेंड कर दो, सी वेक्टर को उठा के यहाँ एक्सटेंड कर दो। थीटा बराबर कितना बन रहा है बेटा? 0 डिग्री। बिल्कुल सर, ये भी दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। अच्छा बेटा ये बताओगे आप लोग, आप बच्चे, ये वेक्टर है बेटा अपने पास में ए वेक्टर, ये वेक्टर है बेटा आपके पास में बी वेक्टर। क्या दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है? बेटा सिर्फ लाइन का ध्यान देना है और किसी चीज पे अपने को फोकस नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान दो बेटा इन दोनों को वेक्टर। अरे बेटा जी ध्यान एक का इसका ही देना है। इसको बी को उठा करके गुरुजी यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, ये मैंने रख दिया। ये कौन सा वेक्टर है बेटा? बी वेक्टर है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही। क्या दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं? यस सर, दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं। बेटा इस बार एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 180 का। बिल्कुल। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है? 180। क्या दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं? बिल्कुल सर एक ही लाइन के ऊपर है, इसलिए कोलिनियर वेक्टर होंगे बेटा। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर, बिल्कुल। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर, बिल्कुल। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर, यस। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर, यस। बेटा कोलिनियर जो वेक्टर है ना, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर कहता हूं। अच्छी बात बताऊं, या तो कोलिनियर वेक्टर बोल दो या फिर पैरेलल वेक्टर बोल दो, एक ही बात है। कोलिनियर वेक्टर के बीच में या पैरेलल वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है? तो आप बोलोगे या तो 0 डिग्री का होता है या फिर 180 का होता है। या तो 0 या फिर 180, 0 या फिर 180, 180 डिग्री का एंगल होता है। थोड़ा अब नीचे लिखो, थोड़ा ऊपर वाला दिख नहीं रहा, ज्यादा नीचे लिखो। ठीक, हाँ ये अभी विजिबल हो रहा होगा? यस सर। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। कोलिनियर वेक्टर को अपन पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब पैरेलल वेक्टर में आते ही बच्चों के दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक कंफ्यूजन कि पैरेलल वेक्टर तो इसी को कहते हैं। इस प्रकार की जब दो लाइनें दिखती है ना इस प्रकार की, उसी को पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। सर ये पैरेलल वेक्टर थोड़ी होंगे, ये पैरेलल वेक्टर थोड़ी होंगे। तो देखो बेटा ऐसा है, जब अपने को ये डिपेंड है, अपने को गिवन जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड है कि किस प्रकार का क्वेश्चन अपने को दिया गया है बेटा। अगर अपने को जो क्वेश्चन है वो बोला गया है बेटा कि पैरेलल, और इसको बच्चे क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं पैरेलल, इसको तो बोलते हैं पैरेलल, और इसको बच्चे बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखो बेटा ऐसा है कि अपने इंडियन राइटर्स की जो बुक है उसमें एंटी वेक्टर्स आपको शब्द मिल जाएगा, ये वर्ड आपको मिल जाएगा। बट जो अपने इंटरनेशनल लेवल्स की जो बुक है उसके अंदर, फॉरेन जो कंट्रीज के जो राइटर है उनकी बुक के अंदर ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आपको देखने को मिलता है बेटा, नहीं पढ़ने को मिलता है ये। अब इसके अंदर होता ये, कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, तरह समझिएगा बात को कि अगर आपको ये बोला जाए कि पैरेलल वेक्टर हैं और एक बोले कि एंटी पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है और दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर अगर बोले तो बेटा ऐसा ध्यान रखना, इसका मतलब वो आपको कंपेयर करवा रहा है पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब पैरेलल वेक्टर ये हो गया बेटा आपका, और एंटी पैरेलल ये हो गया। एंटी अगर बोल रहा है शब्द तो आप लोग उसको कंज्यूम कीजिएगा कि हाँ, एज्यूम कीजिएगा कि हाँ एंटी पैरेलल वेक्टर इसकी बात कर रहा है वो। और अगर आपको कुछ नहीं बोले कि भाई पैरेलल वेक्टर बताओ, तो बेटा पैरेलल वेक्टर में ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं बेटा, और ये अपोजिट में जा रहे हैं तो भी वो एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं बेटा। पैरेलल वेक्टर ही हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं और ये भी दोनों क्या हैं बेटा? पैरेलल वेक्टर हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और ये भी पैरेलल हैं, और ये भी पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, दोनों ही पैरेलल वेक्टर हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पैरेलल में कंसीडर होते हैं। बट अगर अलग अलग अगर आपको चुनाव करने के लिए कहें कि पैरेलल और एंटी पैरेलल में डिफरेंस बताओ, तब आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना है कि हाँ एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री की वो बात कर रहा है। इट्स ओके बच्चों। या फिर कभी कभार बेटा आप लोग इसको ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल
आपको कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब सर हम फंस गए, अब हम क्या करें? अब हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कंसीडर करें कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कंसीडर करें? तो मेरे बेटे अगर नहीं गिवन है तो आपको और सीधा ये बोलता है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ऑलवेज बी टेकन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ऑलवेज बी टेकन थीटा इक्वल टू 0। या तो आपके सामने कोई डायग्राम बना हुआ होगा कुछ इस प्रकार से कि भाई ये वेक्टर ए है आपके पास में और ये आपके पास में वेक्टर बी है, या तो डायग्राम बना हुआ होगा बेटा आपके सामने, ये तो एंटी पैरेलल हो गया बेटा अपने सामने। पैरेलल का जब बोलेगा तो ये बोलेगा भाई ये वेक्टर आपके पास में ए है और ये वेक्टर क्या है आपके पास में बी है बेटा, या फिर आपको इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ मिलेगा। डायग्राम नहीं है, एंटी पैरेलल वर्ड नहीं है, सिर्फ आपके पास में पैरेलल वर्ड है, तो ऑलवेज बी टेकन थीटा इक्वल टू 0। दिस केस, ये केस आपको चूज करना है ऑलवेज भी बेटा। थोड़ा पानी पिलाओगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, थोड़ा पानी पिलाओ। देखिए नेक्स्ट, अब देखो ना टाइप, अब छठा सातवां जो भी है मेरे बेटे, आई डोंट नो, मुझे तो याद भी नहीं है। अब को लीनियर वेक्टर बताया, इसी टाइप से होता है को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर। अच्छा, क्या तीन वेक्टर जो होते हैं क्या वो को प्लेनर हो सकते हैं? क्या को लीनियर हो सकते हैं क्या बेटा? तीन वेक्टर, देखो दो वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, क्या कोलिनियर होंगे बेटा? बिल्कुल, एक ही अगर प्लेन के अंदर है तो वो कोलिनियर होंगे ही होंगे। एक मिनट बेटा, सॉरी टू यू। इट्स ओके, थैंक यू। गला सूख जाता है बेटा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बेटा ना, बात करते हैं बेटा अपने दोनों चीजों को मैं थोड़ा सा साथ में कंसीडर करने की कोशिश करता हूं। एक ही प्लेन के अंदर हैं बेटा दोनों वेक्टर। अब एक ही प्लेन का फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब दिमाग के अंदर बच्चों को मिस गाइड करता है। देखो एक लाइन का मतलब, अगर ये वेक्टर देखो पूरा क्लियर करता हूं, ये और ये प्लेन को भी तुम भूल जाओ बेटा, ये दोनों वेक्टर एक लाइन में होंगे तो शिफ्टिंग करके देख लो, शिफ्टिंग करके देख लो कि लाइन सेम आ रही है। तो अगर ये और ये वेक्टर होंगे कोलिनियर होंगे, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या कोलिनियर हो सकते हैं क्या? ये वेक्टर बिल्कुल पूरा फंडामेंटल क्लियर कीजिएगा बेटा, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या ये कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं क्या? जरा देखो, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। एग्जांपल देखिए, एक ही लाइन के ऊपर इस वेक्टर की लाइन ये रही बेटा, इसकी लाइन ये रही, इस वेक्टर की लाइन ये रही, इस वेक्टर की लाइन, क्या दोनों की लाइन एक हो सकती है? नहीं, कोलिनियर नहीं होंगे बेटा, है ना। इस वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट ये रही, लाइन ऑफ सपोर्ट, इस वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट ये रही, क्या दोनों एक ही लाइन के ऊपर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आगे कर लो पीछे कर लो, नहीं होंगे। इसी प्रकार इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट ये रही, इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट ये रही, क्या दोनों एक ही लाइन पे हो सकते? दोनों एक ही लाइन के ऊपर नहीं हो सकते, तो ये कोलिनियर नहीं हो सकते मेरे बच्चों, है ना। कोलिनियर सिर्फ तभी होंगे जब थीटा बराबर या तो 0 डिग्री या फिर थीटा बराबर 180। बिटवीन नहीं आएगा रे बेटा, बिटवीन 0 to 180 नहीं आएगा। दो ही चॉइस है, या तो 0 डिग्री की चॉइस है या फिर 180 डिग्री की चॉइस आपके पास में दो ही मेरे बच्चों। नेक्स्ट है कोप्लेनर, है ना बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है बेटा। वही है बेटा, को का मतलब कॉमन, प्लेनर का मतलब बेटा प्लेन, वेक्टर का मतलब आपका वेक्टर्स। को प्लेन वेक्टर मतलब वो वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई करते हो। किस पे लाई करते हो बेटा? एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हो, को प्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। जो एक ही प्लेन पे लाई करते हो, है ना, लाई ऑन ए सेम प्लेन। अब ये तो रटने वाली चीज हो गई। लाई ऑन ए सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हो। अब ये तो रटने वाली चीज हो गई। सुनो बेटा मेरी बात, अपने पास में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में x y, देखो बेटा समझना, एक मिनट मुझे 2 पेन और देना आप थोड़ा सा प्लीज। हाँ 2 पेन देना मुझे। x y दैट्स योर z। सुनो बेटा, ये किस प्रकार से x y और z, एक वो ब्लू वाला दो ना थोड़ा सा। हाँ
इजी है समझने में, इट्स ओके, थैंक यू। एक्स दैट्स योर एक्स, दैट्स योर वाई, दैट्स योर वाई, एक्स एक्स दैट्स योर वाई, दैट्स योर जेड। ये जो आपकी तरफ जो आ रहा है ना बेटा, दैट्स योर जेड, ये बेटा जेड है, एक्स वाई और जेड। अब अगर इसको मैं ऐसे पलटी खिला दूं तो ऐसे खिला दूं बेटा, क्या दिक्कत है? एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, किसी भी दो के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ऐसे कर दूं तो ऐसे कर दो बेटा इसको, ये लो एक्स वाई जेड। अब देखो बेटा, किसी को भी मेरी बात समझने की कोशिश करना, किसी को भी आप x मान सकते हो, किसी को भी y मान लो, किसी को भी z मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फर्क नहीं होती है। आपकी जो ज्योमेट्री जो होती है, जो आपकी 2D ज्योमेट्री, आपकी 3D ज्योमेट्री जो होती है, उसके क्वेश्चंस लगाने में आपको दिक्कत फील नहीं होगी बेटा, वो चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो बेटा ना। 3D ज्योमेट्री को सॉर्ट आउट करने में अगर x y z किसी को भी आप मानोगे, आपके क्वेश्चंस लगेंगे, सॉर्ट आउट होंगे न्यूमेरिकल सब। लेकिन कभी कभी अपन लोग जब एक पर्टिकुलर केस दिया हुआ होता है, ईस्ट डायरेक्शन या आई कैप या जे कैप या के कैप, उस टाइम के ऊपर अपने को क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। इसलिए मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, आप एक्स वाई जेड किसी को भी चूज कर सकते हो, बस कंडीशन इतनी है कि वो जो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, ये मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूं बेटा, एक्स और वाई के बीच में इन तीनों को देखिए, x और y के बीच में 90 होना चाहिए, x और z के बीच में, x और z के बीच में भी 90 होना चाहिए, y और z के बीच में भी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। कंडीशन इतनी है, किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, किसी को भी z मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट कभी कभार न्यूमेरिकल्स में, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इन स्पेसिफिक एससी वर्मा को जब सॉर्ट आउट करते हैं तब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आई कैप या फिर ईस्ट डायरेक्शन अपने को दे रखी हो तो उस कंडीशन में अपने को एक्स एक्स ही चूज करना पड़ता है। नॉर्थ दे रखा हो जे कैप तो वाई डायरेक्शन अपने को यही चूज करनी पड़ती है। अगर अपने को के कैप दे रखा हो अपने को यही डायरेक्शन चूज करनी पड़ती है, तो उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किधर आएगा आपके पास में? इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब सुनिए बेटा, इसलिए ये चीज का पहले दान है। दूसरी बात, कितने प्लेन है बेटा इसमें? प्लेन हो गए बेटा आपके पास में, ये हो गया बेटा एक्स, फिर से ये वाई और फिर से ये जेड। कितने प्लेन बनेंगे बेटा इस कार्टेशियन सिस्टम में? इसमें बनेंगे सर 3 प्लेन, ये रुक नहीं रहे, 3 प्लेन अपने बनेंगे। देखना कौन कौन से बेटा, एक्स वाई और जेड। तो एक तो ये हो गया बेटा आपका एक्स वाई, ये एक्स और वाई प्लेन हो गया आपका, एक्स वाई प्लेन हो गया बेटा आपका, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया आपका। एक ये क्या आपका वाई और जेड, ये वाई और जेड का ये प्लेन हो गया बेटा आपका, वाई और जेड, वाई जेड का प्लेन हो गया। एक प्लेन हो गया ये एक्स और ये क्या है आपके पास में जेड, ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ये एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड तो ये एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई दैट्स योर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड दैट्स योर वाई जेड प्लेन। तो कितने प्लेन बनेंगे बेटा अपने पास में? 3। कौन कौन से? एक्स वाई जेड अगर अपने पास में है तो प्लेन देखो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, है ना बेटा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन। तीन प्रकार के प्लेन आपके पास में देखने को मिलेंगे। अब ये क्या बोलता है कि एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए बेटा, एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। अब बेटा मेरी बात तुम थोड़े से अगर समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करना बेटा। देखो वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो बेटा, डोंट केयर, बट आप बच्चों तक चीजें मतलब डिलीवर होना जरूरी होता है बेटा ना, समझिएगा। एक ही प्लेन में होने चाहिए, या तो सब के सब जितने भी जो भी वेक्टर हैं, या तो किस प्लेन में हो बेटा, एक्स वाई प्लेन के अंदर हो, इस प्लेन के अंदर हो। देखो मैं थोड़ा सा विजिबल करके दिखाऊं बेटा मैं आपको, तो एक तो ये हो गया आपका ना, ये एक्स वाई प्लेन हो गया बेटा आपको, इसमें थोड़ा कम विजिबिलिटी आएगा बेटा आपके पास में। एक वाई और जेड, एक वाई जेड प्लेन हो गया आपके पास में। अरे एक कौन सा हो गया, जेड और एक्स प्लेन, एक ये प्लेन हो गया। या तो सबके सब वेक्टर इसके अंदर हो, इसके अंदर पड़े हो, ऐसे ऐसे पड़े हो। अब छोटे बड़े डजंट मैटर बेटा, डजंट मैटर किस में कैसे क्या पड़े हैं, कैसी क्या डायरेक्शन है उनकी, मैटर नहीं है बेटा। या तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर पड़े हो, एक्स और वाई प्लेन के अंदर पड़े हो, या फिर किस में पड़े हो बेटा, एक्स और जेड। ये देखो ये प्लीज, ये
या इस प्लेन के अंदर पड़े हो बेटा सबके सब, इस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, या फिर वाई जेड प्लेन में, या फिर सबके सब किस में पड़े हो, एक्स और जेड प्लेन के अंदर पड़े हो, इस प्लेन के अंदर पड़े हो, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना, वो ऐसे हैं इस प्रकार से हैं, डजेंट मैटर, वो ऐसे हैं ऐसे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, वो मैटर नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट प्लेन एक होना चाहिए, या तो एक्स वाई प्लेन में, या फिर वाई जेड प्लेन में, या फिर जेड एक्स प्लेन के अंदर, एक्स जेड प्लेन के अंदर होने चाहिए, तो वो कहलाएंगे आपके कोप्लेनर वेक्टर। बात करते हैं दो वेक्टर की कि क्या दो वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। तो देखो बेटा, दो वेक्टर, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर मैंने बी बनाया, ये वेक्टर ए मैं आपके बच्चों के लिए पेन लेता हूं, दो ए वेक्टर ए, ये वेक्टर ए। अब थोड़ा सा बेटा ऐसा समझ सकते हो आप लोग, जैसे इस बोर्ड को देखिएगा आप लोग, है ना बेटा, ये बेटा ये नीचे का जो है ना बेटा वो एक्स, या फिर आप जिस नोटबुक में नोट कर रहे हो उसका देखिएगा बेटा, नोटबुक का ये वाला एक्स और ये क्या है बेटा वाई, ये एक्स और ये क्या है वाई। इस बोर्ड के ऊपर मैं जितना कुछ भी बनाऊं वो पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका, पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका, एक प्लेन बनेगा बेटा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे बॉक्स वगैरह, मैंने आपको दिखाता बेटा, थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हो, अपने जो नोटबुक है उसमें जिसमें लिख रहे हो बेटा, आप लोग लिख रहे होंगे, आप लोग लिख रहे हो, तो देखो बेटा ये आपका x और ये क्या है बेटा आपका y, x और ये क्या है y, उसमें लिख रहे हो, जितने भी वेक्टर आप छापोगे बेटा वो सब के सब किस में छपेंगे, x और y में, किस में बेटा, x और y के अंदर छपेंगे वो सब के सब। तो जितने भी वेक्टर आप उस पेज के ऊपर छाप रहे हो वो सब के सब किस में है, एक प्लेन के अंदर एक्स वाई में, तो कोप्लेनर वेक्टर हो गए बेटा। ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर जितने भी वेक्टर पड़ेंगे ये सब के सब कोप्लेनर होंगे। देखो इसको तुम ऐसा समझिए, ये लो, ये क्या है बेटा आपके पास में x, ये बोर्ड हो गया, फिर आपका पेज हो गया, ये क्या हो गया y, ये दोनों इस प्लेन के अंदर पड़े हैं, बिल्कुल x और y प्लेन। देखो बेटा ये x प्लेन और ये कौन सा हो गया बेटा y प्लेन, x y प्लेन के अंदर पड़े, x y प्लेन के अंदर पड़े, तो बेटा निश्चित रूप से क्या होंगे बेटा, एक ही प्लेन के अंदर कोप्लेनर हो गए। अच्छा इसको मैं ऐसे बनाने की बजाय मैं ऐसे बना दूं, क्या कोप्लेनर है, बिल्कुल सर कोप्लेनर है। एक ऐसा है एक ऐसा, क्या दोनों ये कोप्लेनर हैं, सी और डी वेक्टर, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सी और डी भी कोप्लेनर है। क्या ये पी वेक्टर क्यू वेक्टर कोप्लेनर है, बिल्कुल कोप्लेनर है। अच्छा ये और ये देखना बेटा, ये एक्स, ये और ये वेक्टर ए है बेटा, ये वेक्टर आपके पास में ए है, ये वेक्टर आपके पास में बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी अभी मैंने किया था कोप्लेनर हैं, अभी दोनों कोप्लेनर हैं, बिल्कुल कोप्लेनर है, अभी दोनों कोप्लेनर हैं। ये दोनों वेक्टर जरा देखना, क्या दोनों वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, ये दोनों, आप दो वेक्टर, ये वेक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ऐसे थे बिल्कुल, दो वेक्टर ऐसे बनाए एक्स वाई, बिल्कुल है, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं। अब ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, क्या दोनों वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी एक प्लेन बन गया, एक प्लेन बन रहा है, ये एक प्लेन बन गया, एक प्लेन बन गया, ये देखो ये प्लेन बन गया, ये एक प्लेन बन गया। क्या दोनों वेक्टर अब भी एक प्लेन में है, यस सर अब भी एक प्लेन के अंदर है, अब भी एक प्लेन के अंदर है दोनों वेक्टर। थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, ये वेक्टर कोप्लेनर है, यस कोप्लेनर है, ये वेक्टर कोप्लेनर है, यस सर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ये वेक्टर अब ये कुछ इस प्रकार से है बेटा, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या दोनों कोप्लेनर है, एक्स वाई, अब भी एक प्लेन बन रहा है, अब भी एक एक्स वाई एक प्लेन बन रहा है, ये भी कोप्लेनर वेक्टर है। अच्छा अगर मैं बाहर की तरफ निकाल दूं एक वेक्टर, बाहर की तरफ समझना, ये वेक्टर दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे शो कर दिया, ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसा शो, एक्स ये कौन सा हो गया, वाई मान लो, जेड मान लो, जो भी मानो बेटा, एक्स जेड, क्या एक्स जेड प्लेन अब भी बन रहा है बेटा, ये अब भी बन रहा है, तो ये भी कोप्लेनर है, बिल्कुल ये भी कोप्लेनर है। अच्छा तो इसका मतलब है कि टू वेक्टर जो होंगे बेटा, टू वेक्टर्स जो होंगे वो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे, ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। दो वेक्टर आप कहीं भी छापोगे वो कोप्लेनर आपको मिलेंगे बेटा। बात रही तीन वेक्टर की बेटा, है ना, तीन वेक्टर की, क्या तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे बेटा। तो देखो अगर अपन तीन वेक्टर की बात करें तो तीन वेक्टर को आप लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे ये वाले वेक्टर हैं,
ये तीनों, ये समझिएगा, ये लो, ये x और ये क्या है y। अब तीन वेक्टर का एग्जांपल है यहाँ पे, 1 2 3, क्या तीनों x और y क्या तीनों एक ही प्लेन में पड़े हैं? बिल्कुल सर पड़े हैं, तो कोप्लेनर है बिल्कुल। ये आपके पास में x और ये के पास मैंने z ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं? तो बोलोगे सर हाँ, x z तीनों के तीनों x z प्लेन में आ रहे हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में कोप्लेनर है, अब अगर मैंने क्या किया, एक ही प्लेन, ये x ये y और ये z, ये एक इस प्रकार से आपके पास में तीन वेक्टर हो गए। तीनों वेक्टर या तो ऐसे कर दिए मैंने, एक प्लेन में है, या मैं ऐसे कर दूं। प्लीज प्लीज समझना बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये वेक्टर तीन ऐसे कर दिया मैंने, ये तीन वेक्टर ऐसे, समझना बेटा, समझना, इस बात को समझना। क्या अब भी एक प्लेन के अंदर है तीनों वेक्टर? अब भी तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर, देखो एक प्लेन इसमें बन जाएगा, ऐसे एक प्लेन बन जाएगा इसमें। अब भी तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, x y। ये लो, ऐसा है बेटा पेन, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करना, ये ऐसा समझ लीजिए। मैं दोनों प्रकार से दिखाता हूँ। ये लो, एक ही प्लेन में है, देखो एक प्लेन इनका बन जाएगा, एक प्लेन इनका बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा, एक ही प्लेन में है। ऐसा करूं, क्या ये एक प्लेन के अंदर है? बिल्कुल, ये एक ही प्लेन के अंदर है, अब भी एक ही प्लेन के अंदर है, तो कोप्लेनर है अब भी। अभी अगर ऐसा करूं तब जरा देखो, अब एक प्लेन में नहीं है, अब तीनों के तीनों एक प्लेन में नहीं है बेटा। ये दोनों एक प्लेन के अंदर हैं, ये दोनों एक प्लेन के अंदर हैं, ये दोनों एक प्लेन के अंदर है, लेकिन तीनों एक ही प्लेन में नहीं है। ये और ये एक प्लेन में है, ये और ये एक प्लेन में है, ये और ये एक प्लेन में है, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं है। ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जिसमें तीनों आ सकते हो, जिसमें तीनों आ सकते हो। तो तीन जो वेक्टर हैं बेटा, तीन वेक्टर वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, और तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं भी हो सकते। जैसे वेक्टर ए, ये कौन है बेटा? वेक्टर बी, और ये वेक्टर कौन है? सी। क्या कोप्लेनर वेक्टर हैं? तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोप्लेनर। अब बोलोगे सर ये भी बोर्ड पे छपा है, ये भी बोर्ड पे छपा है, ये भी तो बोर्ड पे छपा है। नहीं बेटा, बोर्ड पे नहीं छपा है। देखो ये कुछ इस प्रकार से, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये है आपके पास में सी वेक्टर। सी वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तीनों के दोनों एक प्लेन में नहीं है। ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, और ये दोनों एक प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर नहीं है, इसलिए कोप्लेनर नहीं हो सकते। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते, संभावनाएं दोनों ही होती हैं मेरे बच्चों इसके अंदर। नेक्स्ट, मुझे लग रहा है थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा लगता है बेटा। अब पढ़ेंगे बेटा अपन इंपॉर्टेंट वेक्टर, और इंपॉर्टेंट वेक्टर में बेटा अपने पास में आएगा एक तो यूनिट वेक्टर, क्या आएगा बेटा? यूनिट वेक्टर, और एक आएगा बेटा अपने पास में पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर के साथ में ही अपन लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हिंदी वाले बच्चों के नाम बता दूं, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश। ये तीनों वेक्टर अपन लोग पढ़ेंगे, जिसके देखो सर पे टोपी लगाई थी आपने, जिसके सर पे टोपी है ना, जिसके सर पे टोपी, इन सबको अपन लोग पढ़ेंगे बेटा। मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। इन तीनों को डिटेल के अंदर मैं कवर करता हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, डिटेल के अंदर कवर करता हूं मेरे बच्चों, यूनिट वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले मेरे बेटे। ये जितने भी आप लोगों ने वेक्टर पढ़े हैं इसके अंदर, जितने भी डिटेल में आप लोगों ने वेक्टर पढ़े हैं आप लोगों ने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर are very important for your mechanics solution, for your vector, for your mathematics, for your physics also. It's okay. तो इनका बेटा आपको इनका लेक्चर देखना ना भूलिएगा बेटा, यूनिट का, पोजीशन का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।